यदि योगी जी हमको अरेस्ट कर ले, मैं उनका आभारी रहूंगा। राजनाथ सिंह को आरएसएस ने राजस्थान भेज दिया और वहां राजपूतों ने शर्त रखी, जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक मकसद है। वो अपोजिशन पार्टी को 2024 के चुनाव के पहले डरा के रखना चाहते हैं, ताकि ये ज्यादा सक्रियता से जनमत को प्रभावित करने का या लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम ना कर सके। तब तक हमने कोई आरएसएस को छेड़ने का काम नहीं किया। जब उन्होंने हमको छेड़ने का काम किया, हमारे संवैधानिक अधिकार रोकने का काम किया, हरियाणा की सरकार का मिसयूज करके आर्टिकल 19 संविधान का उसके विरोध में जाकर काम किया। तो आप मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब डीएनए सबका एक ही है, हम सब भारतीय हिंदू हैं, यहाँ के भारत के लोग, हमारा डीएनए एक है। आप बेकार में कह रहे हैं कि हम वो जानवरों का डॉक्टर है, उसको क्या डीएनए का पता है। ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, जनता परेशान है, यहां तक सवाल आरोप लग रहे हैं नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर, कि वो लोग इनकम टैक्स ईडी से डरे हुए हैं। मैं इस समय लखनऊ में हूं। लखनऊ का आप मायने समझते हैं ना। बामन मिश्राम साहब अपना 39वां बाम सेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में कर रहे हैं, और वो भी 5 दिनों का। लखनऊ को क्यों चुना आपने? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश अकेले देश के संसद में 80 लोकसभा की सीटें चुनकर भेजते हैं। तो इसका मतलब है लगभग 6वां हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश का, सारे संसद का उत्तर प्रदेश से चुनकर जाता है। और उत्तर प्रदेश में यदि हमारा मूवमेंट उस हिसाब से प्रभावशाली हो गया तो वो अपने आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालता है। इस बात को काशीराम जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, काशीराम जी ने, उत्तर प्रदेश को ज्यादा समय लगाया था। जी, ये वजह थी जिसकी वजह से हमने भी उत्तर प्रदेश को कंसंट्रेट किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं, सारे जिलों में अभी हमारा नेटवर्क है, सारे तहसीलों में हमारा नेटवर्क है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, रमाबाई मैदान में इतनी बड़ी रैली की थी। लोग कह रहे हैं कि यूपी में खासकर किसी को बोलने की आजादी नहीं है, और आप तो ऐसे ही, आप पर तो बहुत सारा आरोप लगता रहता है कि आप मनुवादियों पर, ब्राह्मणवादियों पर बहुत हमला करते हैं। यूपी में उनकी सरकार है, तो डर नहीं लगता है आपको? यदि योगी जी हमको अरेस्ट कर ले, मैं उनका आभारी रहूंगा। वो हमें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको जेल भरो करना पड़ता है। मतलब तो आप हमारी ये समस्या है। आरएसएस क्वार्टर घेरने का ऐलान कर देते हैं, उसका क्या वजह? उसका मतलब ये है कि ये जो भाजपा वाले लोग हैं ना, ये असली ताकत नहीं है। उसके माँ बाप जो है वो आरएसएस वाले हैं। आरएसएस वाले जो लोग हैं वो इन लोगों के माँ बाप है। और आरएसएस क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो फैसला वो लोग लेते हैं, ये नहीं लेते। मतलब आप, सरकार आरएसएस चला रही है? आरएसएस के लोगों ने ही ये रणनीति के तौर पर भाजपा के नाम से सरकार चलाते हैं, मगर सारे फैसले वो खुद ही करते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक का ये बयान है कि हम आरएसएस के लोग भाजपा की सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। अच्छा, डे टू डे में नहीं करते? इसलिए हमने कहा हाँ, बात सही है, आप डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं, बड़े काम। कभी कभी कब करते हैं? जब मूल निवासी बहुजनों के फैसले लेने का समय आता है तब करते हैं, रोक लगाने के लिए। तो हो ही गया। इसका मतलब है कि आप हस्तक्षेप करते हैं। एग्जाम्पल? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसमें पहले नंबर का एग्जाम्पल है ओबीसी की जाति आधारित गिनती। और जब से भाजपा की सरकार आई, आरक्षण का मुद्दा गायब ही कर दिया, आरक्षण का अमल गायब कर दिया, रिजर्वेशन प्रमोशन का अमेंडमेंट कर दिया, मगर अमल जीरो है। अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही है। पार्लियामेंट में एससी एसटी के 76 मेंबर पार्लियामेंट, भाजपा के 303 मेजोरिटी में एससी एसटी के लोग हैं, 76 है। एससी एसटी ओबीसी मतलब बहुजन सांसद? नहीं, बहुजन नहीं, एससी एसटी के
SC ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन। हाँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान लड़ी किया थी है, ना, हाँ। हाँ हाँ 330 और 332 के तहत, तो उसके तहत 131 में 76 अकेले बीजेपी के है। तो मैं मान लूं ना कि और वो बोलते तक नहीं है। SC ST के जो सांसद रिजर्व सीट से जा रहे हैं, अगर संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं ये सारे लोग। जिम्मेदार माने जा सकते हैं, मगर वो बोलने वाले हो तो ये सब खसी किए हुए लोग हैं। मैं तो किसान का बेटा हूं, तो खसी समझते हो ना आप? नहीं, ये संसदीय अरे ये आंदोलन की भाषा है, आंदोलन की भाषा है, असंसदीय हो सकती है। ये क्या लग रहा है बाबा आपको? साहब अम्बेडकर को संसदीय असंसदीय समझ में नहीं आता था, नहीं आता, वो भी बोलते थे। ये एक बात बताइए ना, बहुत गंभीर स्थिति है मेहराम साहब। उन्होंने SC ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट जो चुनकर जाते हैं उनको दलाल बड़ुआ कहा। ये संसदीय है? बाबा साहब ने? बाबा साहब का कहा, व्हाट गांधीयन कांग्रेस है डंटो कहा, नहीं लिख के रखा। एक बात बताइए, अभी हालत बहुत खराब है। अभी सरकार ने डेटा दिया है कि 4 लाख करोड़ हमने जुटाए हैं, 18 कंपनियां बेच दी गई है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, 60% आबादी वाला, 55% आबादी वाला OBC सबसे ज्यादा खतरे में है। उसका न जज है, न PMO में कैबिनेट सेक्रेटरी है, न हाईकोर्ट में जज है। ये कैसे एक रिश्ता बनेगा आज किसानों के RSS के बीच? लोग जो जमीनी लेवल पर बैकवर्ड लोगों को ये बताते रहते हैं, भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री है, अब और क्या दिया? मुसलमान का राष्ट्रपति बनाया जाता है, हमने आपका प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस वाले राष्ट्रपति बनाते थे, हमने प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री के पास पावर होता है, सारा पावर तो आप लोगों के पास है, OBC के पास है। जब सारा पावर ही आपके पास है, हमारे पास भी नहीं है, हम ब्राह्मणों के पास भी नहीं है, वो OBC के पास है, तो लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं। अरे हमारे पास ही पावर है, हाँ हमारे पास ही पावर है, तो खुश हो जाते हैं। वो खुशी में ही है। बाम सेफ से आपने कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो उनको मिल कुछ नहीं रहा। बाम सेफ से अब ठाकुर समाज को भी आप जोड़ रहे हैं, मैंने भाषण देखा भी। ठाकुर को नहीं जोड़ रहे हैं हम, मैंने भाषण देखा आपके मन से, मैंने अभी सुना। हम उसको नहीं जोड़ रहे, अपने क्षत्रियों को नहीं जोड़ रहे हैं हम, उनको नहीं जोड़ रहे हैं। हम जोड़ रहे हैं कि इनके पुरखे नाग लोग हैं, ये मूल निवासी और ये कोई छोटे मोटे यूनिवर्सिटी का रिसर्च नहीं है। ये विलास कौन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अर्जुन सिंह, BP सिंह जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा संवैधानिक अधिकारों को लेकर उनके दौर में काम हुआ है। तो क्या लग रहा है कि हम लोग सोचते थे जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो किसान जातियां हैं वो भी पीड़ित हैं, उनके भी बच्चे जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नौकरियां जा रही है। तो ये कमेरों का, और जैसे अभी अग्निवीर खत्म कर दिया गया, क्षत्रिय लोग बहुत फौज में जाते थे, उन पर भी चोट पड़ रही है। तो क्या कोशिश क्या लगती है, RSS क्या करना चाहता है? क्या सारा कंट्रोल एक जाति, एक के लोगों के हाथ में होगा? अब कुछ दिन पहले RSS के ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये क्षत्रिय लोग जो है ये वामसेप की तरफ जा रहे हैं, नरसंहार होने का खतरा है, ब्राह्मणों का नरसंहार होने का खतरा है, ये क्षत्रिय लोगों को रोको, जाने मत दो वामसेप में। तो केवल 4 लोग आए इधर राजपूत, राजनाथ सिंह को RSS ने राजस्थान भेज दिया, और वहां राजपूतों ने शर्त रखी 30 सीटें चाहिए अकेले, राजस्थान में 30 सीटें लोकसभा की चाहिए। तो राजस्थान की तो नहीं है ना, 30 सीटें लोकसभा में चाहिए क्षत्रिय को। तो राजनाथ ने कहा कि क्षत्रिय समाज जिसके तरफ जाएगा सत्ता उसकी होगी। इधर हमने कार्यक्रम लगाया, उधर 2 दिन के बाद उधर लगा दिया, इधर केवल हम चर्चा कर रहे। लेकिन तो हमारी ही कुछ लोगों को ये बातें समझ में आती नहीं है। राजपूतों में लेकिन कहा जाता है कि उनमें न्याय करने की ताकत रही है, उन्होंने न्याय किया भी है। BP सिंह प्रधानमंत्री बने, अर्जुन सिंह बने,
लेकिन उनका भी रिप्रेजेंटेशन अब हटा दिया गया, कोर्ट में वो भी नहीं है, हाई कोर्ट देखो, ये सुप्रीम कोर्ट उनसे भी। राजपूत जो है ये अर्वाचीन नाम है, ये राजपूत नहीं है। राजपूत शब्द जो है बदनामी वाला, ये बदनामी करने के लिए वो माउंट आबू में पैदा किए ना, हाँ, ये वहाँ पैदा किए हुए हैं, तो ये ब्राह्मणों से नाजायज औलाद है ऐसा कहते हैं। राजपूत जो है वो कहते हैं ब्राह्मणों की नाजायज औलाद। लेकिन अब ब्राह्मण समाज कह रहा है कि सुनिए तो, हाँ, तो ये जो राजपूत हम शब्द प्रयोग जो है नहीं करते कहना हैं। चाहते हैं, हाँ, हम लोग कहते हैं कि भी इनके वंशज नाग लोग क्षत्रिय है ये। और नाग लोगों से ही ये निकले हैं, तो उनके मूल स्रोत जो है नाग है। नाग इस देश के मार्शल लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने को नाग बोलते थे, पता है आपको? मैं भी नाग हूँ, थोड़ा मतलब सतर्क रहना। शिवाजी महाराज वो भी थे, ऐसे थोड़ी मार्शल हो गए, तलवार ऐसे थोड़ी चलती थी, इनके पुरखों में वो था, सत्व था, तब तो उनके अंदर की तलवार जो है चली। तो सत्ता से बेदखल क्यों हैं आप लोग? ये देश का जो 90-95% लोग हैं, वो आज गरीब, मजदूर, लाचार, मौर्य की हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ईसा पूर्व 185 को हत्या करने के बाद हमारा दौर जो है, हमारे पुरखों का दौर जो है, ये ब्राह्मणों ने ये रिवर्स गियर में डाला और सत्ता की मदद से इन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोप देना और घुमंतु जातियों का बहिष्कार करना, ये सारा सत्ताधारियों की मदद से निर्माण किया। जैसे आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर बहुत सारे उल्टी पुल्टी कामें हो रहा है। देखिए मेहरान साहब, मैं अब राजाओं का दौर तो रहा नहीं, ठीक है, अब आ गया डेमोक्रेटिक सिस्टम। बाबा साहब ने हथियार भी दे दिया, 22 प्रतिज्ञाएं भी दे दी। क्या इस देश का बहुजन समाज, और आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, लोग उम्मीद से देख रहे हैं कि बावन मिश्राम पूरे खेल को बदल देंगे, कितना वक्त लगेगा? देखो, और लोगों से क्या समर्थन चाहिए? 2000 साल का बोझ है हमारे लोगों पर। वामन मेश्राम के अकेले जागने से वो बदलाव नहीं हो सकता जो हमारे लोग चाहते हैं। वो बदलाव तब होगा जब ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। हम लोग उसमें लगे हुए हैं और इसको 10 साल का समय लगेगा। समाज से क्या संसाधन चाहिए आपको? किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 चीजें चाहिए। बुद्धि से फैसले होते हैं, बुद्धि से होते फैसले। पैसा, आज जानते हैं पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पैसे का सॉन्ग नहीं किया जा सकता, पैसे का काम पैसे से होता है। हुनर, जैसे अभी आप सवाल पूछ रहे तो आपको हुनर है, मीडिया का हुनर है, हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे पास बोलने का हुनर है। ये हुनर है, कई प्रकार का हुनर है, बजाने का, गाने का, लिखने का हुनर है ना, टैलेंट, उसको अंग्रेजी में टैलेंट बोलते हैं, हुनर। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, ये साधन, ये हमारे समाज के पास है। नहीं, ऐसा नहीं है, अरे गायक लोग तो हमारे ही ना है सारे देश भर में। ब्राह्मणों का गायक कहाँ है? ये तो हमारे लोग हैं ना। लेकिन अब जो ये पंडित भीमसेन जोशी है, वो उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जब गाता था, ये ब्राह्मणों वाला गाता था, 50 लोग भी सुनने को नहीं आते थे। मैंने जब महाराष्ट्र के संतों की वाणी गाना शुरू कर दिया तो 20-20, 25-25 हजार लोग मेरे को सुनने को आए। यानी जब बहुजन की बात कोई करेगा तो उसका समर्थन बढ़ेगा। तो हमारे जो बहुजन है वो 6247 जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं। ये 2000 साल का बोझ है हमारे समाज पर। ये 2000 साल का बोझ जो है वामन मेश्राम ये खत्म करने की दिशा में प्रयास कर रहा है और यहां तक ये मामला लाया। एक नया खेल शुरू हो गया वामन मेश्राम साहब, आप तो समझते भी हैं, राजनीति को अगर समझें तो अब हर जाति का नेता खड़ा किया जा रहा है। मलाह का अलग, कुर्मी का अलग, कोयरी का अलग। ये भी सत्ता की मदद से हो रहा है। सत्ता की मदद से हो रहा है। और एक जब सत्ता होगी, जो समाज बहुजन सत्ता होगी तो किसी आदमी को खड़ा करके मंत्री बनाया जा सकता है। हाँ। और उसके आगे पीछे उनके समाज के लोगों को खड़ा करवाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा हो रहा है यूपी में, तो मैं देख रहा हूं। मगर यूपी में जैसे वो कर रहे हैं
उसका काउंटर भी तो करना चाहिए हमारे लोगों को। हम तो वो एक जाति के लोगों को खड़ा कर रहे हैं, मगर हम तो 6247 जाति के टुकड़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ तो सभी प्रकार के लोग हैं, क्योंकि हम सभी प्रकार के लोगों को जोड़कर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कोई एक दो जाति की लड़ाई लड़ने से मामला हल होने वाला नहीं है। ये तो सारे नेता लोग हमारे डरे हुए हैं, तमाम बैकवर्ड क्लासेज के नेता डरे हुए, ईडी से डरे, सीबीआई से डरे हुए हैं। हमको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। अगर हमको जेल में भेजने का सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे, हमको जेल में भेजने का योगी जी काम करे, तो बड़ा उपकार हो। लेकिन गांधी जी जेल में जाते जाते मान हो गए, मान नहीं थे। नहीं, वो तो एक वो नहीं, बहुत फंडामेंटल बात है। लेकिन एक परसेप्शन बन गया आजकल मानव साहब, आजकल जिस पर कार्रवाई हो जाए, इनकम टैक्स ईडी का, पहले जब कांग्रेस थी तो सिर्फ बहुजन नेताओं की ही जांच होती थी। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, तमाम नेताओं की जांच हुई, उनको कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया मीडिया के जरिए। अब परसेप्शन हो गया कि जिसके खिलाफ जांच होगी, जो जेल जाएगा, वो ईमानदार है। और जो बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ, चाहे ओवैसी हो या बावन मेश्राम हो, मायावती जी के बारे में लोग यही करे, जो लोग पर कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब वो आरएसएस के एजेंट हैं। ये समस्या हो गई है। देखो, ये हमको कोई आरएसएस का एजेंट कहे, नहीं, मैंने कई नाम लिए हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा। क्या बोल रहा हूँ, हाँ। इसका जवाब दे रहे ना हम। हाँ। अगर हमको कोई आरएसएस का एजेंट कहे तो लोग उसको पागल बोले, पागल आदमी है। वो बोलता है अरे वो आरएसएस वालों को पूछो तो वामन मेश्राम तुम लोगों का एजेंट है क्या? नहीं, मुझे भी कहते हैं कि शंभू की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये भी आरएसएस से मिला हुआ है। नहीं, ये कोई जिसकी गिरफ्तारी नहीं होगी वो आरएसएस का आदमी है, क्योंकि मुझे भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठोस तर्क नहीं ये लेकिन नहीं, जिसका इनकम टैक्स ईडी का रेड पड़ जाए, हाँ, तो इसका मतलब वो सरकार के खिलाफ है। और जिसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही और वो सरकार के खिलाफ बोल भी रहा है ईमानदारी से, तो लोग कह रहे कि इसकी कोई सेटिंग है अंदर से। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक मकसद है। वो अपोजिशन पार्टी को 2024 के चुनाव के पहले डरा के रखना चाहते हैं, ताकि ये ज्यादा सक्रियता से जनमत को प्रभावित करने का या लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम ना कर सके, ये है। और हमको इसलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वामन मेश्राम तो एक संगठन है, ये संगठित शक्ति है। नहीं, बावन मेश्राम नहीं, बावन मेश्राम एक संगठन है, संगठित शक्ति है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो यही ताकत है, आप आरएसएस दफ्तर घेर लेंगे। हाँ, इसीलिए हम अपने संगठित शक्ति के बल पर, जब आरएसएस ने हमारे संवैधानिक अधिकारों को रोकने की कोशिश की, तब हमने ऐसा किया। तब तक हमने कोई आरएसएस को छेड़ने का काम नहीं किया। जब उन्होंने हमको छेड़ने का काम किया, हमारे संवैधानिक अधिकार रोकने का काम किया, हरियाणा की सरकार का मिसयूज करके आर्टिकल 19 संविधान का, उसके विरोध में जाकर काम किया। तो आप राखी गढ़ी में क्यों कार्यक्रम करना चाहते हैं? अरे देश के किसी भी कोने में आर्टिकल 19 के तहत लिखा हुआ साहब ने कहीं पर भी कर सकते हैं। वो मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब डीएनए सबका एक ही है, हम सब भारतीय हिंदू हैं, यहाँ के भारत के लोग, हमारा डीएनए एक है। आप बेकार में कह रहे हैं कि हम, वो जानवरों का डॉक्टर है, उसको क्या डीएनए का पता है? वो हमारे महाराष्ट्र का चंद्रपुर का है, वो जानवरों का डॉक्टर है। जानवरों का डॉक्टर है, डॉक्टर ही लिखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। वो मालूम नहीं ना लोगों को, मुझे मालूम है। मुस्लिम जानवर डॉक्टर को डीएनए का क्या पता होगा? मुस्लिम समाज के कुछ लोग और बहुजन भी कह रहे हैं कि अगर एनआरसी सीए हो ही रहा है तो डीएनए के हिसाब से हो जाए, सबका डीएनए चेक हमारा डिमांड है। अच्छा, ये बामसेप का डिमांड है, ओरिजिनल हमारा है। तो ये तो आप लोग पर आरोप लगे, आप लोग ब्राह्मणों के खिलाफ द्वेष फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। हम कभी भी ब्राह्मण को धरो, बांधो, पीटो, मारो, हत्या कर दो, आज तक हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बल्कि कल हमारे माने साहब उद्घाटक थे, उन्होंने कहा कि दवा के लिए भी ब्राह्मण नहीं भारत में बचेगा, ऐसा आंदोलन अब खड़ा हो रहा है। हमने कहा नहीं, किसी ब्राह्मण को मारने का हमारा कोई आंदोलन नहीं, ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, मतलब ये खत्म होना चाहिए। ये लोग विदेशी है, ये हम मानते हैं इनका डीएनए विदेशी है, मगर हम इनको भारत से भगाने का कोई आंदोलन नहीं चलाने वाले। वो यही रह सकते, मगर इंसान का पुत बनकर रह सकते, ब्राह्मण का पुत बनकर नहीं रहने। सत्ता छोड़े, जैसे मंडेला साहब ने कहा। नहीं, ये मूल बात क्या है? मूल बात क्या है कि अंग्रेज को क्यों भगाया ब्राह्मणों ने? विदेशी थे ना। तो सारा लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं चलाएंगे आप लोग अलग अलग फेसबुक पर? नहीं, ये तो एक्सक्लूसिव चलेगा, आपके ऊपर चलेगा, कानूनी कार्रवाई चलेगा।
सब आप रिकॉर्ड कर लो, मगर ये करने दीजिए। देखिए, बहुजन समाज जिस दिन मोबाइल का इस्तेमाल सीख जाए, क्या लगा, इसी पर एक सवाल ले लीजिए। क्या बामसेफ का जो आंदोलन है, मीडिया अगर हमारे पास होता, टीवी और अखबार, तो और जल्दी रिजल्ट आते? नहीं, मतलब सरकार होती है हमारी सेंटर में। ये अगर प्रिंट नहीं, मीडिया, मजाक कर रहे हैं, सीरियस है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अगर हमारी खबरें छापी होती तो हमारी सरकार होती। हम चर्चा नहीं करते, हम सरकार चलाते। और इन लोगों से बेहतर सरकार मैं चलाकर दिखा सकता हूं। तो लोग तो कह रहे हैं, यहाँ पर कोई पुलिस है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ। इतना बड़ा, साइलेंट कर लीजिए ना फोन, कम से कम सब रिंग हो रहा है बार बार। 90 एकड़ के भूमि में हम लोग इधर 5 दिन में सरकार चलाता हूं। बेमन साहब सब कंट्रोल देखा, मैंने देखा, गवर्नमेंट लैंग्वेज है। मुझे बताइए ना, मेरी चिंता ये है कि कब बहुजन सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आएंगे तो बने कब रहेंगे, और बने भी रहेंगे तो बहुजन आइडियोलॉजी पर काम कब करेंगे? हमारा कैलकुलेशन जो ये है कि हम लोग इस देश में 2030 तक सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे लोगों के सपोर्ट और समर्थन के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है। ये ताकत 2030 तक हम बना लेंगे, किसी के सपोर्ट के बगैर। 30 तक ज्यादा लंबा नहीं है। अभी कुछ बुढ़े लोग मुझे मिले थे, अरे अब 30 तक है। हाँ, 30 तक, हम नहीं मरेंगे 30 तक। 24 में क्या होगा? 24 लोग कह रहे हैं कि 24 के बाद संविधान नहीं रहेगा। 24 में हमारी रणनीति ये है, पहली बात तो ये है कि वामन मेश्राम जब तक है कोई संविधान को कुछ नहीं कर पाए। मैं आगरा का एक बीएसपी का एमएलए बीजेपी में चला गया, मीटिंग में बैठने लगा, उधर बीजेपी के लोग चर्चा करते थे, साला बामसेफ अगर नहीं होता ना, अब तक हमने संविधान खत्म कर दिया। वो आया वापस, हमारे कार्यकर्ता को टेलीफोन किया कि आ जाओ, चंदा लेकर जा। अरे तुमने 50 रुपए नहीं दिया। बोले नहीं, 2000 लेके जाओ। क्यों? अरे आओ तो। गए, ऐसी चर्चा चल रही। बामसेफ नहीं होता, संविधान बदल देते। ये तो मैं ही मानता हूं। 2000 रुपया ले लो, साला 50 रुपया नहीं दे रहा था, बुला करके 2000 दिया। यानी बीजेपी वालों ने हमारे विरोध में बोला, तब जाकर उसको समझ में आ गया, अरे साला बामसेफ ही कुछ कर सकता है। तो आपके पास एक मीडिया हाउस शुरू कीजिए। आपके पास सबसे ट्रेंड, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, बामसेफ के जो कार्यकर्ता है, जो एजेंडा सर सवाल तो सुन लीजिए। मैं इसमें बहुत तारीफ है। बामसेफ का जो कार्यकर्ता होता है वो इतिहासविद, जानकार। मैंने अभी एक शब्द बोला, मैंने कहा कि ये बड़ा शानदार है, ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, बहन जी ना होती तो ये ना होता। तो उन्होंने कहा कि आप अधूरा सच बोल रहे हैं, मान्यवर साहब ना होते तो ना होता। मैंने कहा बामसेफ ना होता तो ना होता, क्योंकि मान्यवर साहब ने सबसे तो आपके पास इतने ट्रेंड लोग हैं, स्किल लोग हैं। मैंने पहले भी मंचों से कहा कि मैं तो बामसेफ से ही सारा बहुजन आंदोलन सीख रहा हूं। तो आपके पास इतने ट्रेंड और स्किल वाले लोग हैं, और आपके इशारे पर ही वो काम कर सकते हैं। आप एक बार बोल दीजिए तो वो शंभू को दौड़ा देंगे, ट्रेंड चला देते हैं। नेशनल दस्ता को अनसब्सक्राइब करो, फिर मुझे आपको फोन करना पड़ता है। तो इतने टैलेंट, मैं सही कह रहा हूं, इतने टैलेंटेड लोग हैं आपके पास, इतने बहुजन आंदोलन के रग रग से वाकिफ लोग हैं, फूले पेरियार अंबेडकर को जानने वाले लोग हैं। आपके पास सबसे बड़े टैलेंटेड कार्यकर्ता हैं। 2025 तक जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। अभी हमारी सीएसी की मीटिंग है, जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें ये एजेंडा फिक्स होगा कि 2025 तक हम सारे देश में हर जिले में, तहसील में हमारा कम से कम एक कार्यकर्ता मीडिया कर्मी होगा, हर देश के हर जिला में। हाँ, 25 तक। नौकरी हमको भी दीजिए। अरे आपको पहले ही 10 मिलियन हमारा इनका, ये टाटा बिरला अंबानी है भाई सोशल मीडिया वाला, 10 मिलियन इनका सब्सक्राइबर है। इसको तो 1 लाख 2 लाख तो वो सोशल मीडिया वाला देता होगा। मामन साहब, समाज की हालत बहुत खराब हो रही है। आरक्षण खत्म हो रहा है, कंपनियां बेची जा रही है, लोग दोबारा बहुजन समाज के लोग जो 5% मिडिल क्लास बने थे, उन सबकी जाति पूछ कर इंसल्ट किया जा रहा है, नौकरियां जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है? बदलाव कब तक आएगा, और बहुजन समाज को अब क्या करने की जरूरत है? क्योंकि करो या मरो वाली स्थिति है। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव ही बहुत महत्वपूर्ण होता है।
वही सिस्टम को खत्म कर दिया गया, इसलिए तो हम जन आंदोलन की बात करते हैं। कोई एमएलए एमपी बोल नहीं रहा है, तो एमएलए एमपी का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जन आंदोलन का सिस्टम जो है वो काम करेगा। हमने 3.5 लाख लोग सड़कों पर उतारे नागपुर में, तो 14 टेलीविजन वालों ने हमको दिखाया। अरे एक लाइन की खबर नहीं छापते, मगर 14 टेलीविजन वालों ने। अरे वो और दूसरी वजह से अब दिखा रहे हैं। अब तो बहुजन समाज के लोग खास देना, तो अभी उनको मार्केट टीवी अखबार देखना ही छोड़ दिया है बहुजनों ने। अब उनको लग रहा है कि रेटिंग आ नहीं रही है, और 10% भागीदारी हो गई है बहुजनों की डिजिटल मीडिया में, तो सारा रेवेन्यू सिस्टम शिफ्ट कर गया फेसबुक यूट्यूब पर। तो इस वजह से अब उनकी मजबूरी हो गई। अब तो वो आप भी खांसेंगे तो उनको दिखाना होगा। लेकिन जो हमारे लोग जाते हैं टीवी अखबार पर, वो बामसेफ से ट्रेनिंग ले, वहां बोल ही नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं ना, बामसेफ एक अपना पत्रकार खड़ा करे। हाँ, वो कर रहे हैं, अभी ये काम शुरू करेंगे, और ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर रहे हैं, उसमें लेक्चर देने के लिए आपको बुलाया जाएगा। क्या लगा राजनीतिक रूप से लेक्चर का कितना पैसा लेंगे एक लेक्चर का? मैं आपके प्रोग्राम में आऊं, मैं पैसा लेता हूं। अरे प्रोफेसर के तौर पर न बुलाएंगे, पत्रकार के तौर पर वहां ट्रेनिंग सेंटर में। हाँ। यहाँ तो ऐसे ही आप नहीं, बहुजन समाज, हमारी कोशिश है कि बहुजन समाज में हजारों पत्रकार हो, जैसे हमारी जो स्किल है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। और हमने शॉर्ट टेलीविजन यूट्यूब चैनल सर खड़े भी करवाए हैं, बहुत अच्छा, सब लोग कर। बहुत अच्छा। सर क्या लग रहा है, आज भी स्थिति ये है कि अब जो बहुजन समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, आईएएस आईपीएस कलेक्टर राष्ट्रपति मंत्री, उसको सबसे ज्यादा जाति का शिकार होना पड़ रहा है पावर सेंटर्स में, जो लोग मीडिया जुडिशरी में बैठे हुए। बीजेपी के आने के बाद ऐसा हुआ है। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आंदोलनों को सपोर्ट देने का काम करना चाहिए, वो कर नहीं रहे। उनके जेहन से डर कैसे निकालेंगे? जो जेहन में जो डर बैठा हुआ है, नहीं, उन लोगों को ये डर है कि हमको निकाल देंगे। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि तुम जितने देर तक डरे रहोगे, उतने देर तक तुम्हारी शख्सियत ही निष्क्रिय हो जाएगी। यही तो उसका पर्पज है। इसराम साहब 365 दिन आप सड़कों पर रहते हैं, रोज कोई ना कोई सभा। डेली हमारा काम ही है। और मैं अगर एक जगह बैठे रहूं तो मैं बेचैन हो जाता हूं, तो ये डेली चलता हूं। कौन सा टॉनिक लेते हैं? नहीं, ये टॉनिक नहीं है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे समाज में टारगेट और ऑब्जेक्टिव बनाकर जीवन का कोई काम नहीं करते हमारे लोग। जो बहुजन है उनका लक्ष्य क्या होता है? शादी करना, बच्चा पैदा करना, फिर बच्चा का शादी करना, फिर बहू लाना, फिर उसको पोता पैदा करना, वो भी जरूरी है, पालन पोषण करना, और फिर एक दिन फिर चले जाना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं केवल यही जरूरी नहीं है। हमारे लोगों का है केवल यही जरूरी है। जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य समाज और देश के लिए होना चाहिए। वो समाज और देश के लिए हमारा लक्ष्य है, और इस वजह से हम बेचैन रहते हैं, और इस वजह से एक जगह नहीं बैठ सकते, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। भारत में कोई नहीं है जिसके इशारे पर 5 लाख लोग जमा हो जाए आपके अलावा आज के डेट में। ये जो सामाजिक ताकत आपको मिली है, क्या समय आ गया है कि चूंकि पॉलिटिकल नफा नुकसान एक अलग चीज है, सामाजिक आंदोलन एक अलग चीज है, जब तक दोनों का समावेश ना हो, जैसे बीजेपी एक अलग चीज है, आरएसएस के 56, मुझे एक जानकार बता रहे थे कि आरएसएस ने 56 अपने सेंटर खोल रखे हैं। हमारे लोग अपने ही आपस में उलझे हुए हैं। बहुजन बामन मिश्राम को वो मतलब बहुजन जो है बहुजनों का ही पैर खींचने में लगा हुआ है। नहीं, अभी हमारा पैर 6 अक्टूबर के बाद खींचना लोगों ने बंद कर दिया। मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। पहले बहुत खींचते थे 5 तक, 6 तारीख से कोई खींचे नहीं रहा है। वो नागपुर वाले प्रकरण के बाद, नागपुर वाले के बाद में बंद हो गया है। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा सवाल है, ये कॉलेज आरएसएस की भी प्लानिंग है सर, उनके पास भी थिंक टैंक है। वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और किसान जातियों को स्कूल ही नहीं जाने दिया जाए, इसलिए सरकारी स्कूल कॉलेज बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हम लोगों ने काफी ये किया है। अब अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डार्ट तैयार कर रहे हैं इस सरकार के विरोध में। हमारा एजुकेशन पॉलिसी देश भर में चलाएंगे। बहुजन जेल में बंद है 90%, राष्ट्रपति जी ने उस दिन कहा 90% बहुजन जेल में बंद है। खीरा चोरी के भी आरोप नहीं है कुछ। हाँ, नहीं, ये बात सही है। तो जेल में बंद है तो ये
असंतोष लोगों के अंदर है, यह असंतोष आंदोलन के लिए उपयोगी चीज है। जेल में लोग है तो असंतोष है समाज में, संतोष अगर होता तो फिर आंदोलन के लिए उर्वरा जमीन नहीं है, उर्वरा जमीन है। यही तो हमारे लिए खुशी की बात है। आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण है। लगता है कि पहले के मुकाबले आंदोलन और तेज हुआ है, लोग एकजुट हो रहे हैं, जातियों से निकल के लोग बहुजन बन रहे हैं। हाँ। या कुछ अभी नहीं, ऐसा हो रहा है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो बहुजन की बात ही अभी काशीराम जी ने शुरू की हुई है, हम उस पर परवान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, काशीराम जी की पहले तो बहुजन की बात जो है, बहुजन की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने डेवलप करना शुरू किया था, उनका डेथ हो गया। एक आखिरी सवाल सर, कैसे लगता है बगैर सत्ता के कल्चरल हेजमनी भी नहीं चेंज हो सकता है, न संसाधन आ सकता है? जब बृहद्रथ की हत्या हुई तब पुष्पमित्र शुंग ने कल्चरल हेजमनी लागू हुआ। आज फिर आरएसएस और बीजेपी के पास सत्ता है, मतलब मनुवादियों के हाथ में सत्ता, आज फिर कल्चरल हेजमनी वो लागू कर रहे हैं। क्या हम फिर से 2000 साल पहले की जो लड़ाई शुरू हुई है वो हम हारने के कगार पर हैं, या आप अलग देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना कोई इच्छा का मामला है ब्राह्मणों का, आरएसएस का? जबरदस्ती बनाए हुए हैं? नहीं, आरएसएस ने स्वेच्छा से, उनका मत परिवर्तन हो गया इसलिए नरेंद्र मोदी को बनाया, ये बात सही नहीं है। ये समाज में ऐसा दबाव पैदा हो गया है। क्यों ओबीसी को बनाना है? अगर नहीं बनाते हैं तो ये सारे लोग जो है वामन लेकिन मिश्रा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी देखो हाँ। अभी तमाम ट्रेड यूनियन के लोग जो है पेंशन का मुद्दा पर भारत बंद कर दें। हाँ हाँ। हम लोगों ने पेंशन का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया 6 महीने से, पेंशन का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। तो जितने ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है अरे तो सारे लोग हमको ट्रेड यूनियन को छोड़कर वामन मिश्राम की तरफ चले जाएंगे। इसके पहले कि वामन मिश्राम की तरफ जाए हम ही भारत बंद कर देते हैं। जब वो भारत बंद कर रहे, तमाम संगठन इकट्ठा कर रहे, हमारे पास ट्रेड यूनियन है, हमको इनवाइट नहीं कर रहे, ये आप भी आ जाओ। नहीं, हमको नहीं इनवाइट कर रहे। क्यों? उनको मालूम है कि यही तो समस्या है। जब पेंशन बंद कर दिया था, ये ट्रेड यूनियन के लोग पिछले 16 साल से चुप बैठे थे। 2003-4 के दरमियान ये बंद कर दिया गया तो इतने साल हो गए, 16 नहीं 18 साल हो गए लगभग। मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन सवाल है कि ये सवाल सब पूछा किससे जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई तो वजह है कि इस देश का कोई, आप किसी पार्टी के समर्थक हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, बहुजन हैं और किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, कभी सोचिएगा जरूर इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या तमाम सवर्ण दल, चाहे वो ममता हो, नवीन पटनायक हो, सवर्ण दलों के पास सिर्फ 5% वोट है, 5 से 10% मान लीजिए। उसके बाद भी वो सत्ता में है। कांग्रेस भी उन्हीं की है, बीजेपी भी उन्हीं की है, ममता बनर्जी भी उन्हीं की है, नवीन पटनायक भी उन्हीं के हैं। और इस देश में सिर्फ 3 जगह, 3 राज्यों में ही बहुजन लीडरशिप वाली सरकार है। करुणानिधि डीएमके, और एक जगह झारखंड में हेमंत सोरेन, और बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी है। लेकिन ये बची कब तक रहेगी, सवाल ये है। और ये तभी बचेगी जब वामसेप बचेगा, जब बहुजन आंदोलन बचेगा। और इसलिए वो तमाम सवाल जो नेताओं से पूछे जाने चाहिए थे वो रीच से बाहर हैं। इसलिए हम वामन मिश्राम जैसे लोगों से पूछते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जितना भी पॉलिटिकल लीडरशिप को वोट मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का या किसान जातियों का, वो वामसेप के सामाजिक आंदोलन की वजह से ही मिल रहा है। और वो जब तक धर्म की राजनीति में फंसे रहेंगे, यकीन मानिए जैसे कांग्रेस को धर्म की राजनीति से फायदा नहीं हो रहा है, बहुजनों का बेड़ा गर्क होना तय है। इसलिए उनको, नेताओं को जल्दी से जल्दी सोशल जस्टिस हो, रिजर्वेशन हो, बहुजन आंदोलन को सीखना चाहिए। ये एक सवाल और ले लीजिए कि जो मानवर साहब का जो मॉडल था, पॉलिटिकल मॉडल, वो बीजेपी अब अपना रही है। वो सोशल जस्टिस का महीना मना रही है, वो केवल वो जातियों का रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ज्यादा काला धन बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। कल कांग्रेस करती थी, आज काला धन नरेंद्र मोदी कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, आरएसएस कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये तमाम जो एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनके दिन अब वापस नहीं आने वाले हैं? देखो, जितनी आवाज ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंचेगी, एक बार हमारा टीका अगर लग गया तो सारे टीके बेकार हो जाते।
हमारे साथ जो रहता ना बामसेफ, जब हमको छोड़ के जाता ना हमको गाली देकर, तो साला बामसेफ ही बनाता है दूसरा, मगर बामसेफ ही बनाता है। हाँ, मतलब ये टीका इतना असरदार। काम समाज के लिए ही करता है। नहीं नहीं, हमको गाली देकर भी अगर अलग हो जाए तो वो बामसेफ ही बनाता है, इतना असरदार टीका है। तो अच्छा है जितना बामसेफ बने। नहीं, वो अच्छा तो नहीं कह सकता, मैं ये कह रहा हूं कि बामसेफ का टीका ज्यादा असरदार है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा है सत्ता आती जाती रहेगी लेकिन सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई तो वजह है, कोई तो हमारी नाकामी है कि इस देश के 90% आबादी होकर हम मजदूर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। सोचिएगा संगठित जरूर। शक्ति का अभाव उस कारण है, संगठित शक्ति का अभाव, ये कारण। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। लखनऊ सर, एक सेकंड बस। लखनऊ में अगर आप हैं, आसपास में है, बामसेफ का 5 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है मान्यवर कांसीराम साहब पार्क में, ये आसियाना के बगल में है। जरूर शामिल होइए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।